हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज आपकी जो है क्लास एविडेंस की है और एविडेंस की क्लास या फर्स्ट क्लास है। इसमें हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो आपका 2020 में हुआ था। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आपका 2020 में आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था और यह आपका BA LLB का क्वेश्चन पेपर है। तो BA LLB हो चाहे LLB हो, उससे आपको मैटर नहीं है, लेकिन आपका सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस है, इससे आपको मैटर है क्योंकि दोनों का सिलेबस आपका सेम है। ठीक है, ये आपका BA LLB 6 सेमेस्टर में पूछा जाता है और LLB के आपके 4 सेमेस्टर में ये आपका पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम एविडेंस की बात करते हैं। साक्ष्य, साक्ष्य आपका क्या होता है, कहाँ से ये चीज़ें कहानी स्टार्ट हुई। ऐसी कोई भी बात जिसको आप कोर्ट में या फिर कहीं पर भी जो है प्रस्तुत कर सकते हो, वो आपका साक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है वो आपका साक्ष्य हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो साक्ष्य अधिनियम लागू कब से हुआ? ये आपका जो है 1 सितंबर 1872 से ये लागू हुआ। 1 सितंबर 1872 से आपका ये लागू हुआ था। पहला ही आपका क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1800 प्रवर्तक कब हुआ? तो आपका 1 सितंबर 1872 में हुआ। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है किस चीज़ पे लागू होता है? मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पे, विभागीय कार्रवाइयों में, या फिर न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका न्यायालय वाला सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। साक्ष्य विधि आपकी क्या है? सबस्टेंटिव है या फिर प्रोसीडिंग है या फिर A और B दोनों है। तो यहाँ पे ये आपका जो है ये साक्ष्य विधि क्या है? प्रोसीडिंग है या फिर आपका सबस्टेंटिव है। इनको यहाँ पे समझना है। ये आपका जो लॉ है ये आपका प्रक्रिया विधि है। प्रक्रिया विधि आपका क्या होता है? प्रक्रिया विधि प्रोसीडिंग होता है। ठीक है, और सबस्टेंटिव क्या होता है? सबस्टेंटिव वो होते हैं जिनमें आपका नियमों का समूह होता है जो सोसाइटी के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोसीडिंग लॉ है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? तो वह विधि को कौन सा विधि है जिसको आधार माना जाता है? तो इससे जो है इस विधि को जहां की किसी मामले की कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो लेक्स फ्लोरी को जो है माना जाता, आधार माना जाता। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है कहाँ पे लागू होता है? तो यह भी हमने आपको क्वेश्चन करवाया था। प्रशासनिक की अभिकरण की कार्रवाई पर, मध्यस्थ की कार्रवाई पे, या फिर अवमानना की कार्रवाई पे। तो ये आपका अवमानना की कार्रवाई पे लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। न्यायालय शब्द के अंतर्गत आपका क्या नहीं आता है? आपका न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ, या फिर साक्ष्य देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। तो यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका मध्यस्थ जो होता है, आर्बिट्रेटर जो है, ये न्यायालय में नहीं आता है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द साक्ष्य विधि की धारा 3 में परिभाषित नहीं है? तो आपने देखा कि न्यायालय को अभी ही बताया गया है, तो यहाँ पे संघ स्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है। संघ स्वीकृत आपकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनको आप पूरा जो डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? हरि ने कहा, मोहन ने देखा, राम ने झूठ बोला, ये सभी। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? ये सभी यहाँ पे एक तथ्य हैं। किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकथित और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तथ्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपका विवादक तथ्य वहाँ पे कहा जाता है, विवादक तथ्य कहा जाता है। ठीक है, फैक्ट इन इशू। निम्न में से कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित है? तो यहाँ पे साक्ष्य विधि में कौन कौन सम्मिलित है? तो आपका साक्ष्य के विधिक नियम यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। न्यायालय को दिया गया शपथ पत्र आपका क्या होता है? साक्ष्य नहीं होता है, साक्ष्य होता है, केवल एक लिखित कथन है या फिर एक सबूत है। तो न्यायालय को जो दिया जाता है वो क्या होता है? वो एक साक्षी नहीं है। निम्न में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अंतर्गत दस्तावेज नहीं है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक दस्तावेज कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे पहले जो है आपका एक जो है बात की जाए ना तो टेलीफोन वार्ता एक दस्तावेज नहीं था, लेकिन अगर जो आपका नया नियम अब आएगा तो उसमें एक दस्तावेज इसको माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका इस समय प्रेजेंट टाइम में टेलीफोन वार्ता एक वैध दस्तावेज नहीं है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, धातु पट्ट या फिर शिला
पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है? एक तथ्य, एक दस्तावेज, एक राय या फिर एक हेतुक। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ जो आपकी कहलाएगी वो आपका एक दस्तावेज कहलाएगा। दस्तावेज क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आपका कोई भी हो सकता है। कोई भी तथ्य प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा किसने दिया? यह परिभाषा आपका सामंड जी ने दिया। सामंड एक विधि शास्त्री जी थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उदाहरण में साक्ष्य का अर्थ है कि एक तथ्य जिसमें एक निष्कर्ष न्यू के रूप में है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो होता है उसके बारे में इस बात करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 1972 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है। किस बात का उल्लेख नहीं करता है? मौखिक साक्ष्य का करता है, दस्तावेजी का करता है, द्वितीय साक्ष्य का करता है। तो किसका नहीं करता है? आपका ऑप्शन नंबर डी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का। यहाँ पे गलत उत्तर बताना है। साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्राथमिक, द्वितीयक, मौखिक, दस्तावेजी या फिर प्रक्रियात्मक और सारवान। तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका यहाँ पे गलत है। न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि उसको साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको नासाबित माना जाएगा, ठीक है, नासाबित, वो साबित नहीं किया गया है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, कोई तथ्य जब ना तो साबित किया जा गया हो और ना साबित हो तो उसे क्या कहलाते हैं? तो उसे हम कहते हैं साबित नहीं हुआ। शिनाख्त परेड किसके द्वारा की जाती है? शिनाख्त परेड जो होती है वो आपकी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है या फिर पुलिस अधिकारी के द्वारा या फिर कोई भी नागरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट जो हो जाएगा वो आपका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा एजेंसी या फिर अभिकरण की सिद्धांत को बताती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 10, धारा 10 आपके सिद्धांत को बताती है, ठीक है। यूट्यूब पे एक धारा का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देखना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और ये आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर में जो पीसीएस या फिर जो एलएलएम वगैरह की तैयारी करते हो तो हर जगह ये सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़कर चलना, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप उनको छोड़ सकते ही नहीं हो, वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप उसमें ढिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा में अन्य उपस्थित संबंधित प्रावधान है वहां पे? तो ये धारा जो है वो आपका धारा 11 में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न यह है कि क्या ए ने किसी व्यक्ति की अमुक दिन कोलकाता में हत्या की? यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था, तो यह तथ्य क्या हो जाएगा? यह तथ्य आपका सुसंगत हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या किसी विवादक प्रश्न के अनिश्चितत्व का साक्ष्य दिया जा सकता है? हाँ, उसका साक्ष्य बिल्कुल दिया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में निम्न में से कौन शब्दावली सुसंगतता हेतु सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे शब्दावली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आशय वहाँ पे सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे आशय आपका सम्मिलित नहीं। अगला आपका क्वेश्चन, विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है। खा की मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था, तो यह आपका सुसंगत होगा, सुसंगत नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सुसंगत है, ठीक है, ये आपका सुसंगत है। अगला आपका क्वेश्चन है, अभियुक्त का आचरण सुसंगत है या किसके अंतर्गत आता है? यह आपका धारा 8 के अंतर्गत आता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा किस धारा में तहत परेड प्रासंगिक है? पहचान परेड प्रासंगिक है, तो ये परेड पहचान जो होती है इसको धारा 9 में बताया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर संबंध है, इनका जो है किससे? धारा 13 से संबंध है, यह आपका केस हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त पद मन की दशा प्रकट करती है। मन की दशा क्या प्रकट करती है? आशय को, ज्ञान को, सद्भाव को, ये सारी चीज़ों को प्रकट करती है। अगला आपका क्वेश्चन, का चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चोरी का है प्राप्त करने का अभियुक्त है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कार्रवाई, करेक्ट आंसर आएगा जो यहाँ पे साक्ष्य की धारा 14 का यहाँ पे बताता है। अगला क्वेश्चन,
स्वीकृत एक कथन है, मौलिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत कौन कर सकता है? तो स्वीकृत जो है आपका कार्रवाई से संबंधित पक्षकार ही केवल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में स्वीकृत उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकती है? तो इसको जो बताया गया उसको धारा 21 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा केवल सिविल मामले से संबंधित है? तो सिविल मामले से संबंधित धारा आपकी 23 है। अगला आपका क्वेश्चन, दंडित कार्रवाई में संघ स्वीकृत विसंगत है। इसको जो है ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, जब यह उत्प्रेरणा द्वारा कराई गई हो या फिर जब यह धमकी या वचन द्वारा कराई गई। तो ऑप्शन सी आपका दोनों सही हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष दी गई संघ स्वीकृति ग्राह्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे संघ स्वीकृति की जो है बात 25 में की गई है, स्वीकृति की बात आपकी 17 में की गई है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 की धारा 27 को भारतीय संविधान अनुच्छेद की धारा 14 के अंतर्गत किस प्रकार में वैध घोषित किया गया है? तो ये आपका केस हुआ था स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय का। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन कि प्रलोभन, धमकी या फिर वचन से पैदा हुआ मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संघ स्वीकृति आपकी क्या होती है? यहाँ पे आपकी वो स्वीकृति धारा 29 में सुसंगत होती है, धारा 24 में आपकी सुसंगत होती, सॉरी यहाँ पे धारा 24 में होती। अगला आपका क्वेश्चन है, न्यायिकतर संघ स्वीकृति का अर्थ होता है वह संघ स्वीकृति जो न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने की गई हो या फिर डॉक्टर से की गई हो। तो यहाँ पे डॉक्टर से की गई हो। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, सह अभियुक्त की स्वीकृति साक्ष्य के रूप में माना गया है। तो यहाँ पे आपका पूर्णतः विश्वसनीय माना गया है। जो आपका साथी है उसके वो अगर जो वहाँ पे साक्ष्य देता तो उसको पूर्णतः विश्वसनीय माना गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक अभियुक्त द्वारा की गई संघ स्वीकृति दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा किस धारा में सुसंगत है? तो वह जो है धारा 30 में सुसंगत है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, मृत्युकालिक घोषणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो वह धारा 32(1) में किया गया है। धारा यहाँ पे साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधान अनुश्रुत साक्ष्य के नियमों को अपवादित करता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 32 यहाँ पे होगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? धारा 33 भी, हाँ धारा 32 और 33 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, विधि में कारोबार के अनुक्रम में की गई घोषणा ग्राह्य होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32(2) हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के रूप में अग्राह्य होता है यदि वह अपूर्ण है, मौखिक है, पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित या फिर संकेतों द्वारा अभिव्यक्त है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपूर्ण है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, पकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद किससे संबंधित है? यह आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है और ये आपका मृत्युकालिक कथन से संबंधित वाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य विधि की निम्नलिखित किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो यह आपका धारा 39 को प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत द्वितीयवाद या फिर विचारण के वर्जन है तो पूर्ण निर्णय सुसंगत है? तो यहाँ पे आपका धारा 40 में सुसंगत है। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य विधि की धारा 41 में वर्णित उपधारणा है। तो यहाँ पे कौन सी उपधारणा है? विधि की अखंडनीय उपधारणा यहाँ पे है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।